So students, in last session we have done the Bohr atomic model. हमने उसके postulates पढ़ा था, कौन कौन से postulates हैं, उनके क्या meaning है, उन चीज़ों को समझा था. Now today we are going to apply the Bohr's theory for hydrogen-like atoms. Okay. So हम लोग यहाँ पे आज जा रहे हैं इस theory को apply करने hydrogen-like atom पे apply करेंगे. देखेंगे कि हमारे क्या result आते हैं, radius के, velocity के, energy level के क्या result आते हैं. तो सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको समझना होगा हाइड्रोजन लाइक एटम का मीनिंग क्या होता है. तो आपको पता है हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स ऐसे एटम जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो. प्रोटॉन कितने भी हो कोई मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 ही होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो गया तो ये मॉडल अप्लीकेबल नहीं होगा. लास्ट डे आपको ये भी बताया गया है लास्ट क्लास में कि इस मॉडल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लिमिटेशन यही है कि ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही अप्लीकेबल है. तो ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रखेंगे. तो चलिए अप्लाई करते हैं बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. तो समझते हैं कि क्या है, कैसे अप्लाई होगा. तो देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि ये कोई न्यूक्लियस है जिसका है एटॉमिक नंबर Z. अभी देखते हैं हम लोग. तो देखिए अगर इसके अंदर मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज आएगा. तो मान लीजिए कि एग्जांपल एक देते हैं आपको. पहले सपोज कर लीजिए कि नाइट्रोजन की बात करते हैं हम. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. ये बोलता है कि इसके अंदर 7 प्रोटॉन होंगे. तो 7 प्रोटॉन होने का मतलब इस पर टोटल चार्ज आएगा 7 इंटू ई. यहाँ पे ई क्या है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स कि प्रोटॉन होगा. तो इट मीन्स अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. तो यहाँ पे आएगा 6 टाइम्स ई टोटल चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर. 6 प्रोटॉन है और पर प्रोटॉन चार्ज ई. तो इट मीन्स अगर कॉमन की बात करें तो एटॉमिक नंबर Z है किसी एलिमेंट का तो कितना आएगा, ZE आएगा उसके न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज. और ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस है प्लस ZE इस पे टोटल चार्ज होगा. बट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो कि रिवॉल्व कर रहा होगा जिसकी वेलोसिटी v होगी और मास होगा m. ठीक है. और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E लिख सकते हैं इसको. तो ये है कंडीशन. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन है ये कि ये है कोई न्यूक्लियस जिस पे टोटल चार्ज है प्लस ZE. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E माइनस. इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मास है m. v वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है. ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे है. ठीक है. तो सपोज कर लेते हैं कि इसका रेडियस जो है इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं. इस रेडियस हो गया इस पास का r, इस सेंटर O से, न्यूक्लियस के सेंटर O से ले रहे हैं टोटल. ठीक है. तो अब क्या होगा देखते हैं. अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स आता होगा. क्योंकि आपको पता है फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा, तो क्या करेंगे उसके लिए चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे. तो देखते हैं कि इस जो ये इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा. तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग. तो इन दिस केस required centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and
nucleus charge you can write, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इन दिस केस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस चार्ज। तो यहाँ पे इन दोनों, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो कि इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट मीन्स कि अब हमें देखना होगा कि इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, जो कि आपको पता है फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। इफ यू नो द रेडियस, वेलोसिटी एंड मास, यू कैन इजीली राइट डाउन द फार्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू mv²/r। ये फार्मूला हमें सिंपली पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अभी क्या है, अभी हमको देखना होगा कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। इट मीन दोनों फोर्स इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट हियर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, राइट। So for this purpose here we can write, so now we can write here F electrostatic is equal to F centripetal. We can write like this. Okay, now we have to write down the equation for the electrostatic force of attraction and the centripetal force, and then we will equate both equations together and we get the relations in different form. So let me write the equation for this Fe. So here first F centripetal is mv²/r. This is equation number 1. In this equation the quantities are m is of course mass of electron, v is speed of electron, you can say, because we are taking here the magnitude, so you can say speed, you can generally say velocity also, and this one is the radius of this path. This is the circular path. Actually we know that the size of the nucleus is very less, very small, 10 to the power minus 15 angstrom approx. So this circle can be considered as a point. So the distance is not very considerable here, so you can take this distance is very less, so you can take this distance as a distance from the center to circular orbit. Okay, so now you can see here the F centripetal is equal to mv²/r, equation number 1. Now I am going to write down the equation of electrostatic force of attraction. So Fe is given by the Coulomb's law. You know that Coulomb's law between two charges. You can see first charge is Ze and second one is E. So you can write here Q1 is equal to plus Ze and Q2 is equal to minus E. But in scalar form we are not considering plus and minus, so you can take here the magnitude of the charges or the magnitude of the force. So you can write Q1 is equal to Ze and Q2 is equal to E. This one is for electron, this is total charge on the nucleus. So you can write here there is vacuum or air, but in generally there is vacuum. So we should take here 1/4πε0. We know that this is the constant for this type of force, into Q1 is Ze into Q2 means E upon r square, where r is the radius. The distance between this point is actually plus Ze and this point is electron. So this is the radius, equation number 2. So now you can see the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus is take form like this, equation number 2, 1/4πε0 Ze into E/r², like, okay. So this force is actually provide this force, means centripetal force. So these two forces must be equal to each other. So we can write here this mv²/r is equal to this part, that is 1/4πε0 Ze into E/r². So we can write down these two are equal to each other. So I am going to proceed. So if I am going to proceed, I need to erase this part. Okay, so you can pause your video and you can note down these things. Students, one most important point is here, if you don't note down you will get some problem, because
अभी आपको लग रहा होगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बट थोड़े दिनों में आप भूल जाएंगे. So must try to note down, try to make your own notes, so it will help you to understand the concept in more deep way. Okay, so let me equate the equation number 1 with 2. So I am going to equate equation number 1 and 2. So we can write here from equation 1 and 2 we can write here F centripetal is equal to F electrostatic. You can write capital E if you are interested in capital E here. It depends on your choice. You can use E subscript or capital E depending upon your choice. So I am going to put the values of F centripetal and Fe. So for F centripetal it is mv square upon r, and for right hand side it is 1 upon 4 pi epsilon naught Ze into E upon r square. Okay. Now I am going to erase this part. So you can write here, you can write cancel this r. Okay, so you will get here mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Ze square. Equation number 3. Students, one most important point is here. I am not going to explain about 1 upon 4 pi epsilon naught here, because this is the part of chapter 1. Okay, we have already discussed about epsilon naught and why this is multiplied here. This Z is the atomic number for this type of atom, and we are talking about the hydrogen like atom here. Okay, and for hydrogen, if you are talking particularly about hydrogen, so we take this Z is equal to 1, right? But we are talking about the hydrogen like atom like helium plus, so we cannot take Z as 1 because for helium plus it is 2, for lithium plus it is 3, so you can take for that. So we are taking Z here if you are talking about the hydrogen like atoms, right? So now what we are going to do, so now we are going to use Bohr's postulates for hydrogen like atom. So according to Bohr's postulate, we know that according to we can write mvr is equal to nh by 2 pi, like equation number 4. This one is one of the Bohr's postulate, that is the angular momentum of electron in the orbit in which it is revolving must be integral multiple of h by 2 pi. This is compulsory condition. If electron not satisfy this condition, it cannot revolve in that one orbit. So this condition is necessary. So we can use mvr is equal to nh by 2 pi for this electron. For first orbit we can take n is equal to 1, for second n is equal to 2, and so on we can take the integral. So now we have two equations, that is equation number 3 and 4. Okay, so let's check what we can find out here. So if you want the value of r or you want the value of v, it depends on your choice. So let us solve for the radius of this circular path. So for this purpose I am going to erase this part. Okay, and you should pause your video and note down. So I am going to erase this part and proceed for the derivation. So if you want to find out the radius, so you can write here for radius. तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग टू स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 एंड डिवाइड इक्वेशन नंबर 3. या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करिए 4 में और 3 से डिवाइड कर दीजिए. सो वी कैन राइट हियर स्क्वायरिंग
squaring 4 and then divide by 3। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिए तो देखिए क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पे कम है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। फॉर रेडियस सॉल्व कर रहे हैं तो इसको देखिए, तो रेडियस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे, इसका स्क्वायर नहीं करना है तो इसको m v स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे इस फॉर्म का लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एक इक्वलिटी देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से m और v स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ से कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, अगर आप देखिए पाई एक यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो पाई यहाँ से आएगा और चीज़ें को मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको मैनेज करें तो यहाँ से आएगा m इंटू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से m कैंसिल होगा, m बचेगा और v स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल, m r स्क्वायर बचेगा। इधर देखिए, इधर यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर ऐसे ही बचेगा इंटू, अब देखिए ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये यहाँ पे आएगा 4 पाई स्क्वायर। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा और ये ZD स्क्वायर यहीं पे आ जाएगा। बोलिए, देखिए l स्क्वायर h स्क्वायर ये अपॉन में ये ऊपर आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई स्क्वायर और ZD स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा m r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 पाई कैंसिल हुआ तो ये इंटू एप्सिलॉन नॉट बच गया यहाँ पे और यहाँ बचा पाई ZE स्क्वायर, यहाँ 4 पाई कैंसिल पाई बचा यहाँ पे। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं आप, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखिए आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m, ये m ZE स्क्वायर। ठीक है, आपको इस टाइप की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इन चीज़ों को जरा नोट करिए, ठीक है, नोट करते चलिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आर छूट गया था, इसको जरा सा चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आर छूट गया था तो यहाँ पे इंटू आर होगा, यहाँ पे इंटू आर होगा। एक्चुअल में देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे जब एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये आर कैंसिल हुआ था, एक आर यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन आर बचा था जो कि यहाँ पे लिखना छूट गया था। तो देखिए यहाँ पे आर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आर की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही वैल्यू है आर की, इस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा फॉर्म है जिसको आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम इस पार्ट को यहीं पे इरेज कर रहे हैं, बस इतना ही, इतने की इरेज करने की हमें जरूरत है, ठीक है, इतने पार्ट की। इसके बाद ये इक्वेशन फिर से आपका सॉल्व होगा और बहुत ही एक दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि हमें इस पार्ट की वैल्यू पता है 9 × 10⁹, इसलिए इस पार्ट से कुछ भी कैंसिल नहीं करते हैं और यहाँ से हमारा क्या बचेगा m इंटू आर स्क्वायर, इधर देखिए कितना आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये h है, प्लैंक्स कांस्टेंट है,
अपॉन ये हो गया के की वैल्यू 1/4πε0। यहाँ देखिए ये जो r है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 4π² इंटू ZE² आएगा, तो यहाँ से r कैंसिल होगा, तो ये आएगा r इज इक्वल टू, देखिए ये r कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आएगा L² अपॉन 4π² टाइम्स m इंटू k इंटू ZE²। तो यहाँ देख सकते हैं r इज इक्वल टू L², इन ब्रैकेट अगर देखें तो हमारे पास है H² अपॉन 4π² m k ZE²। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब देखिए r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है N² अपॉन 4π² m k ZE²। अब देखिए जो ये वैल्यू ब्रैकेट में है ये कांस्टेंट टर्म है, अगर आप इसको ध्यान से देखें 4π² m k ZE², ये सारी चीजें किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स हैं। h की वैल्यू कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट 9 × 10⁹, z जो भी आपने लिया होगा उसके लिए कांस्टेंट होगा, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो भी कांस्टेंट। तो इस ब्रैकेट में सब कुछ कांस्टेंट है। अब n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस पार्ट को, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। ये n की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी इक्वेशन नंबर 2 की। तो आपको करना ये है सबसे पहले कि इस पार्ट को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब इसको इरेज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 तक नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। वैसे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम में आप इतना कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट, ओके। सो इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द थिंग्स इजीली। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे ही प्रोसीड करेंगे हम लोग। चलिए आगे करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 से आगे। तो देखिए हियर R0 इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कितना, H² अपॉन ये टोटल वैल्यू 4π² m k² ZE²। ये टोटल वैल्यू जो ब्रैकेट में इसको हम लोग R0 लिखते हैं। So we can write here r is equal to n² R0, यहाँ R0 क्या है, ये कांस्टेंट है, R0 is equal to कांस्टेंट, ठीक है। तो अब R0 की वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा R0 is equal to 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, आपको इतना मिलेगा एमकेएस सिस्टम में इफ यू कैलकुलेट बाय पुटिंग ऑल दी वैल्यूज। तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में जाए तो लिख सकते हैं R0 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन से ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया आपका रेडियस का r इज इक्वल टू n² R0, तो यहाँ से आएगा r इज इक्वल टू n² टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा इसमें एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इस पार्ट में लिया गया है, यहाँ पे जेड भी होना चाहिए क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया गया है, तो ये इक्वेशन आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली इतने की है, R0 की वैल्यू इतना लिया गया है, H²/4π² m k² E²। सो अब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए हीलियम प्लस के लिए यहाँ पे 2 आएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 आएगा, लिथियम प्लस के लिए 3 आएगा, तो वैल्यू डिफरेंट आएंगी। R0 जो है H²/4π² m k² E² है। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए R की वैल्यू क्या क्या हमको मिलती है।
तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, देखिए इक्वेशन 4 है r इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड 0.53 एंगस्ट्रॉम। इक्वेशन नंबर 4 है फॉर हाइड्रोजन एटम z should be 1 and for first orbit n should be 1. So r in this case is equal to 0.53 एंगस्ट्रॉम। और यही देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसी के रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी को हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस बोलते हैं। आर की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है और यही जो है वो बोर्स रेडियस की वैल्यू है। अब देखिए कंडीशंस क्या है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, अभी नोट इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आर इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको नोट कर लीजिए। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी रिजल्ट बहुत ही क्लोज है 0.53 एंगस्ट्रॉम के। तो ये बहुत ही बेहतरीन, एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सीलेंट एजम्पशंस हैं बोर्स नील्स बोर, जो कि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन एजम्पशंस को यूज़ किया और चीज़ों को फाइंड आउट किया मैथमेटिकली। तो बहुत ही हार्ड वर्क है इसके पीछे, चीज़ों को आप नोट करिए रिजल्ट और इसको देखिए। ये जो वैल्यू है इसको जरूर याद रखिए, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम जो आती है। ठीक है, तो चलिए नोट में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो अगर आप नोट में देखें तो सपोज आपको फाइंड आउट करना है और हीलियम प्लस। देखिए ये हीलियम के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, इट मींस ये इक्वेशन हीलियम पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो हीलियम प्लस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो हीलियम प्लस के लिए अप्लाई करेंगे तो Z इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब n कितना है ये क्वेश्चन में दिया होगा, n की वैल्यू 1 में लेना है, 2 में लेना है, 3 में लेना है, कौन से ऑर्बिट में आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज आपको n इज इक्वल टू 1 में ही चाहिए, तो क्या होगा, r की वैल्यू देखिए, r होगा n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो r कितना होगा, r होगा 0.53 बाई 2 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम प्लस जो है इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके रेडियस का हाफ है। यहाँ से देख सकते हैं आप, और भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज n इज इक्वल टू 2 में अगर आपको लेना होता तो क्या होता, देखिए अगर आप n इज इक्वल टू 2 में चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो n इज इक्वल टू 2 में जब आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन z 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ देखिए ये कैंसिल होगा, r की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अब देख सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस है वो हाइड्रोजन की रेडियस की डबल हो जाती है और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हाफ है। तो यहाँ पे ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। थर्ड के लिए आप 3 लिखेंगे, ये होगा 9/2। ऐसे ही करके आपका अलग अलग आता रहेगा, वैल्यू सब आती रहेंगी, आप डिफरेंट कर सकते हैं। आप लिथियम प्लस प्लस के लिए कर सकते हैं, बेरिलियम ट्रिपल प्लस। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है आप बहुत ही सिंपली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जरूर याद रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इस इक्वेशन की हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
ओके, तो फिर आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, उसको जरूर सॉल्व करिए। रेडियस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में सॉल्व करिए, देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और भी बेहतर क्लियर होंगी। ओके देन।